This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। फर्जी पुलिस बनकर अपराधियों ने महिला से सोने की चेन व 3 अंगूठी उड़ाई। पुलिस जांच में जुटी। करजा में हुई गैस एजेंसी में लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आधा दर्जन के खिलाफ एफआईआर। और ट्रक और उसमें भरा था अंडा। मुजफ्फरपुर पुलिस को मालूम चल गया था नया हथकंडा, तो दलबल के साथ पहुंची, फिर हुआ बड़ा खुलासा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर शहर के बीचों बीच जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी रहती है, वहीं सोमवार के शाम अपराधियों ने सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी। नगर थाना से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर तिलक मैदान रोड पर बाइक सवार 2 युवकों ने खुद को पुलिस वाला बताकर एक रिटायर्ड शिक्षिका से करीब 3 लाख रुपए के सोने के गहने ठग लिए। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये रही कि वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बेधड़क नगर थाना के सामने से होकर फरार हो गए। पीड़िता रजिया साहीन, जो मिठनपुरा घुमटे स्थित अपने घर से तिलक मैदान रोड पर अपने मायके जा रही थी, उन्होंने पानी टंकी चौक पर ई रिक्शा से उतरकर फल खरीदा और फिर एक पैडल रिक्शा में बैठी। जैसे ही वो मोती झील पार कर नगर थाना के पास पहुंची, पीछे से आए 2 युवक बाइक पर सवार थे। उन्होंने उन्हें रोका और खुद को पुलिसकर्मी बताकर कहा, आगे एक महिला से चेन लूट ली गई है। विरोध करने पर उसे चाकू मारा गया है। आप अपने गहने उतार लीजिए, हम लोग जागरूक कर रहे हैं। महिलाएं गहने पहनकर बाहर ना निकले। इस दौरान एक और व्यक्ति सामने आया और उनसे भी वही कहानी दोहराई। दोहरी पुष्टि के बाद शिक्षिका रजिया साहीन पूरी तरह से इस झांसे में आ गई। उन्होंने गले की सोने की चेन और हाथ में 2 अंगूठियां निकालकर उन्हें सौंप दी। जब तक उन्हें कुछ समझ आता, दोनों युवक तेजी से बाइक स्टार्ट कर भाग निकले। वारदात शहर के सबसे संवेदनशील और हाई अलर्ट इलाके में हुई है, जिससे पुलिस महकमे पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर थाना के पास से होकर अपराधियों का यूं फरार हो जाना चौंकाने वाला है। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कैसे क्या हुआ? हम इनमें से जा रहे हैं, जैसे पानी टंकी से। पूरा बोलिए। पानी टंकी से आए हैं, आगे गए हैं तो आगे हमको सड़की वाला कह रहा है रुको, सुनाई नहीं दे रहा है। इनको कह रहा है आपको आवाज दे रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, रोको, हम पुलिस वाले हैं। हाँ, तो हम रिक्शा पर बैठे हुए हैं, तो हम उतर रहे थे, तो हमको कहा कि रोको, क्या उतर रहा है, बैठो ऊपर। इनको से बतियाया कि इतना मर्डर हो गया, सोना पहन के चलना मना है, सोना करो। अच्छा, कल एगो उन्ने से आदमी एगो आया उन्ने से, उसको भी सोना उतरवाया, अंगूठी भी उतरवाया, कागज ने रखवाया। और बाद कहा कि साइन करना होगा। बस जो उन आदमी से लिया वो आदमी इनको धरा दिया, इनको वाला लेकर वो भाग गया। क्या क्या था इनके पास? चैन था, 2 अंगूठी था। और निकाल के दे दिया आराम से? हाँ, आराम से। कई आदमी से था वो लोग? वो इनने से गया एक आदमी आया, उनने से आया एक आदमी। उन गाड़ी से था? ना, एगो गाड़ी से था, इनने वाला पैदल था। अच्छा, क्या बोला था? पुलिस वाले हैं? हाँ, पुलिस वाले। सोना पहन के नहीं चलना? नहीं चलना। लेकर किधर भागा? इनने भागा है। इनने? हाँ। क्या सबको उम्र क्या रहा होगा? उम्र तो ये मान के चलिए कि उम्र कुछ है, उम्र कुछ था 40 ना? उससे ऊपर था। मोटा मोटा था? नहीं, उनने से पैदल रहा है, उतन का दे हाथ के है,
इन्हें मोटरसाइकिल आप वाला बोले नहीं क्या आप वर्दी में थे आप? नहीं, हम क्या बोले, हम उनको बोलना ना चाहिए, हम क्या जाने। आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ, हमको क्या जाने, हम 2 घंटा से 3 घंटा से 5 में कमाबो नहीं किए। सूचना तो ये फुटेज मतलब कि हम लोग गश्ती में थे, मनीष फोन किया कि ऐसा ऐसा बात हुआ तो फुटेज देख रहे हैं। महिला क्या बता रही है? महिला वही मतलब बता रहे हैं कि हमको रिक्शा वाला रोका के पूछा कि मतलब कि हम पुलिस वाले हैं, ऐसे करके मतलब होकर जाके कि सोना पहनने की, चैन पहनने की मना है, तो वही खोल के ही दे दी और फिर खोल के वो भी एगो पूछ दिया और इतने तो मतलब ठग लिया? क्या क्या सोना ले लिया इनका? ले कह तो रही है। आगे तो कैमरा में देख रहे हैं? अब तो देख रहे अब सामने जांच चल रहा है। जा चल रहा है। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव स्थित अभिनव गैस एजेंसी में हुए लूटकांड में रविवार को जख्मी संचालक धीरज कुमार शाही की पत्नी प्रियंका कुमारी के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें बड़का गांव के कमल सहनी, काटी थाना क्षेत्र के मधुवन निवासी ओम प्रकाश पंडित और पताही निवासी चुन्नू ठाकुर के साथ 4 अज्ञात अपराधियों को आरोपित किया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें अपराधियों का करतूत साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है। इधर प्राथमिकी में प्रियंका कुमारी ने बताया कि लूट के दौरान कुल 6 लोग शामिल थे, जिन्होंने एजेंसी से करीब 3 लाख रुपए की नकदी लूट ली। वारदात शनिवार की शाम करीब 6:15 पर हुई थी, जब बाइक सवार अपराधियों ने गैस एजेंसी पर धावा बोलकर संचालक को गोली मार दी थी और लूटपाट कर फरार हो गए थे। मामले को लेकर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। घायल धीरज कुमार शाही का इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। थानाध्यक्ष रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि पत्नी के फर्द बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में कंप्यूटर क्लास करने वाली छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया। इतना ही नहीं, छात्रा जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसे गर्भ निरोधक गोलियां खिलाकर गर्भपात करा दिया गया। आरोपित के द्वारा पीड़ित छात्रा को मंदिर में शादी का झांसा देकर मुजफ्फरपुर ले जाया गया। कुछ घंटे मुजफ्फरपुर डेरा में रुकने के बाद पटना ले जाकर एक होटल में छात्रा के कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इधर छात्रा के परिजनों के द्वारा आरोपित के परिवार पर बढ़ते दबाव के बाद आरोपित ने पीड़ित छात्रा को गांव के पास लाकर छोड़ दिया और फरार हो गया। पीड़ित छात्रा ने बताया कि गांव के एक युवक के द्वारा कंप्यूटर सीखने के बहाने उसे बुलाया गया और फिर बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। छात्रा ने आरोपी के खिलाफ मोतीपुर थाने में लिखित आवेदन दी है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। कंप्यूटर सिखाने के बहाने से दुकान पे बुलाया और कंप्यूटर सिखा रहा था। उसके बाद हम लोग कॉलेज गए, उसके बाद बोला कि शादी करेंगे, तो इसीलिए वो अपने डेरा पे ले गया और बोला कि हम लोग शादी करेंगे। तो हम बोले ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग गए पटना का गाड़ी पकड़े। उसके बाद पटना से हम लोग होटल लिए, होटल में 2 दिन रुके। उसके बाद शारीरिक संबंध बनाया और शादी करने से इनकार कर दिया। और हम दवा नहीं खा रहे थे, तो ज़बरदस्ती प्रेगनेंसी के डर से हमको दवा खिलाया था। कितना दिन आपके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है? कितना दिन से? 6 महीना से था। अभी शारीरिक संबंध बनाते रहा? कभी कभी बना था। और क्या कहता था? बोलता था कि तुम्ही से शादी करेंगे। और अब क्या कर रहा है? अब कह रहा है कि हमसे बड़ मेरा भैया है, बहन है, पहले उन लोग का होगा तब हम करेंगे। अच्छा, आज पंचायती भी था? हाँ, आज पंचायती था, पर उसके घर पे कोई नहीं आया है। क्या बोला है? बोला है कि शाम को आएंगे। लड़का क्या करता है? लड़का कंप्यूटर साइबर का काम करता है। चुनाव भी लड़ता है क्या? हाँ, चुनाव भी लड़ता है। कौन सी का? मुखिया का। अच्छा, अगर शादी नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे, शादी नहीं करेगा तो हमको शादी उसी से करना है। अगर वो नहीं करेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। आज थाना पर आई है? हाँ। थाना पर लिखित आवेदन दे रही है? हाँ। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों ने एक बार फिर बिहार की शराबबंदी को चुनौती दी है। तस्करों की चालाकी स्नैकर को भी चकमा दे रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर दीपक कुमार की सतर्कता ने उनकी योजना को नाकाम कर दिया। हालांकि चालक और कारोबारी फरार हो गए। मोतीपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 20 लाख रुपए से अधिक की विदेशी शराब बरामद की है।
यह शराब अंडों के कार्टन के बीच में छिपा कर रखी गई थी, जिसे स्नैकर मशीन भी नहीं पकड़ सकी। ट्रक को जब्त कर लिया गया है और शराब का मिलान शुरू कर दिया गया है। उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोतीपुर थाना क्षेत्र से एक ट्रक को जब्त किया गया है। इस ट्रक में अंडों के बीच में छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की खेप को बरामद किया गया है। पुलिस अब शराब माफिया के नेटवर्क को तोड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। जी, जिलाधिकारी महोदय का आदेशानुसार चलाई जा रही छापेमारी अभियान में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है हम लोगों को, जो कि गुप्त सूचना के आधार पर मिली थी। और सूचना ये था कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोगा ढाबा है नेशनल हाईवे के सटे, वहीं पे एक यूपी 53 ET 9587 नंबर की ट्रक है, उसमें अवैध विदेशी शराब को मतलब ले जाया जा रहा है, कहीं उसका अनलोडिंग का प्लान है रात में। इस सूचना पर हम लोग गए तो उस ट्रक को जब्त किए और जब्त करने के बाद जब फिजिकल उसका जांच किए तो उस ट्रक में लगभग 1000 कार्टून अंडे का कैरेट है और दोनों तरफ अंडा के कैरेट और बीच में शराब को उन्होंने सैंडविच करके रखा है ताकि पकड़ में नहीं आए। अभी हालांकि शराब की गिनती जारी है और उस ट्रक से अभी हम लोग उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रहे हैं। ट्रक चालक और खलासी दोनों ही पूर्व से ही फरार था। आगे उसके बिल्टी और अन्य कागजात के सहारे हम लोग आगे तक जो शराब तस्कर है उस तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं और अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ की शराब है और कहाँ इसको भेज रहे हैं? ये तो जो शराब की बिल्टी है जो शराब है ये पंजाब की है, हरियाणा पंजाब की, और वहीं से लाई भी जा रही है क्योंकि अंडा का भी वहीं से सोर्स है और बिहार में ही वो आ रहा था। ये अंडा किनका था या ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए? अंडा तो जो अभी हम लोग बिल्टी से पकड़े तो अंडा ये था विक्रमगंज का, भभुआ कैमूर के पास विक्रमगंज, वहाँ का ये कंसाइनमेंट था। लेकिन चूंकि इसमें शराब था ये उधर नहीं जा करके ये इसको इधर डाइवर्ट कर लिया है मुजफ्फरपुर की ओर, और शराब की अनलोडिंग भी इसी इर्द गिर्द कहीं उसको करनी थी। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक सराहनीय कार्रवाई की है। सोमवार को रेल पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 8 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें सौंप दिए गए हैं। हालांकि 14 लोगों ने सहमति दी थी, किसी कारणवश आ नहीं सके। रेल पुलिस की इस पहल से न सिर्फ लोगों को राहत मिली बल्कि विश्वास भी बढ़ा है। रेल पुलिस अधीक्षक वीना कुमारी ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान का मकसद खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक कर उन्हें असली मालिकों तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने करीब 2 से 3 महीने पहले गुम हुए मोबाइल फोन की गहन छानबीन के बाद उन्हें बरामद कर लिया। बरामद मोबाइल जिन लोगों को लौटाए गए उनमें मुजफ्फरपुर, सिवान और छपरा जिले के लोग शामिल हैं। मोबाइल फोन मिलने पर सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आ गई, साथ ही रेल पुलिस का आभार जताया। मेरा फ़ोन सिवान स्टेशन से 1 जून को खोया था और आज 4 अगस्त को यानी 2 महीने बाद मेरा फ़ोन मिल गया। मैं अति खुश हूँ। उम्मीद नहीं था क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि जो फ़ोन चोरी हो जाता है वो मिल नहीं पाता है, तो मैं उम्मीद छोड़ ही दी थी कि मिल पाएगा। जी फ़ोन मैं खुद अपने कमाई से की हूँ। मैं GNM स्टाफ हूँ, काम करती हूँ मैं हॉस्पिटल में। हाँ, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ रेलवे स्टाफ को, जो भी है, SP मैम है, जो भी इसमें का कर्मचारी है, बहुत मेहनत करके और मेरा फ़ोन जो है बरामद किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुल 8 परिजन हमारे बीच आए थे, वैसे 14 परिजनों ने सहमति दी थी, तो 14 मोबाइल के साथ हमारे जो DIU के कर्मी और हमारे सिवान जिले के जो एक कर्मी हैं अनिल भगत और DIU के प्रियरंजन, इन दोनों ने मिलकर ये पूरी व्यवस्था की। हमारे जो सरकार की CEIR पोर्टल है उस पर खोए हुए जो लॉस्ट मोबाइल थे उसकी सेशन डायरी करके और उस पर अपलोड किया गया था उसकी जानकारी, और उस जानकारी के आलोक में जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई उस सूचनाओं के आलोक में हमने इसे रिकवर किया, विभिन्न जगहों से बरामद किया, और उसके बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई और उनके परिजन आए और हमने उनको आज 8 लोगों को रिसीव कराया है। टोटल कितने मोबाइल रिसीव हुआ?
आज की तिथि में तो हमारे पास लगभग 39 से 40 मोबाइल रिकवर्ड हैं, बरामद हैं, और हम उनके परिजनों को उसे जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किन किन जिलों के लोगों को दिया गया है? ये सिवान के हैं, कुछ मुजफ्फरपुर के हैं, कुछ छपरा से हैं, क्योंकि इस दिशा में ही वो यात्रा कर रहे थे, तो उन यात्राओं के दौरान इनकी मोबाइल जो है वो खोए थे। तो सिवान जिले का और हमारी DIU टीम ने बहुत सारी कोशिशों के साथ इसको पकड़ा था और जगहों से रिकवर किया था, तो उनको उपलब्ध कराया। आगे भी जारी रहेगा अभियान? ये प्रक्रिया जारी रहेगी। हमारी जितनी भी सूचनाएं अब तक अनअटेंडेड रही है, उसको हम सबको कोशिश कर रहे हैं कि उसको वेरीफाई की जाए, और टेक्निकल सेल को इसका निर्देश दिया गया है कि जितनी मोबाइल हमारे पूर्व से बरामद नहीं किए गए हैं, उनकी बरामदगी की फिर से कोशिश की जाए। सबसे पुराना जून 24 का हमारा मोबाइल हमारे साथ आया था, और वो करेंट अभी तक के मोबाइल जो है जुलाई तक के भी मोबाइल हमारे पास उपलब्ध है। जुलाई माह में जो खोए थे वो, और सबसे पुराना जून 24 का खोया हुआ मोबाइल, तो वो हमारे साथ उपलब्ध थे। यात्रियों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यात्रियों से ये अनुरोध जरूर करूंगी कि यात्रीगण जब भी यात्रा करें, अपने सामानों की और अपनी सुरक्षा के बारे में सचेत रहें, लेकिन किसी भी तरह की सूचनाएं जो हम तक प्राप्त होगी किसी भी माध्यम से, तो हम उस पर कार्य करने के लिए तत्पर हैं, और हम उनकी किसी भी सूचना को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कर्मी इस कार्य में लगे हुए हैं, और हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी कार्रवाई होगी उसका जो फलाफल होगा उनसे हम उनको अवगत भी कराएंगे। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. सावन की चौथी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। 50,000 से अधिक कांवड़ियों ने पवित्र गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपने श्रद्धा का परिचय दिया। गेरुआ वस्त्रों में सजे भक्तों की भीड़ और हर हर महादेव व बोल बम के जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। सुबह के पहले प्रहर से ही कांवड़ियों की टोलियां पहलेजा घाट से ही गंगाजल लेकर शहर में प्रवेश करने लगी। हरिसभा चौक, पानी टंकी, जिला स्कूल, छोटी कल्याणी और प्रभात सिनेमा रोड से गुजरती हुई भक्तों की कतारें बाबा गरीबनाथ के दरबार तक पहुंची। मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र भक्ति के रंग में डूबा रहा, जहां बोल बम के उद्घोष और भजनों की मधुर स्वर ने माहौल को और भी भव्य बना दिया। मंदिर प्रशासन के अनुसार सावन के इस विशेष सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, गंगाजल, फूल, फल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। भक्तों ने सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन में मंगल की कामना के साथ उत्साह पूर्वक जयकारे लगाए। महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि सावन के चौथी सोमवारी की विशेष मान्यता के कारण इस बार 50,000 से अधिक भक्तों ने जलाभिषेक किया। यह भक्ति और आस्था का अनुपम दृश्य था। जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर ने भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए, जिससे सभी भक्तों को दर्शन और पूजन में आसानी हुई। 25,000 की संख्या में लोकल कमरिया हमारे जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद डाक टावर है, मोटरसाइकिल पंप है। इस बार तो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल पंप देखने को मिला है और उसी का भीड़ ज़्यादा भी है। सब मिला के लगभग 1 लाख की संख्या में पूरा जलाभिषेक होगा।
मंदिर की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई? मंदिर की ओर से हमारे मंदिर प्रशासन की ओर से हमारे जितने भी स्वयं सेवक हैं वो लगे हुए हैं और मंदिर के पुजारी भी लगे हुए हैं। जिला प्रशासन का भी बहुत सराहनीय व्यवस्था, महाकाल सेवा दल के समस्त पदाधिकारी सदस्य सब कोई लगे हुए हैं सेवा में लगातार भक्त। बिहार में जातीय सर्वे में भूमिहार ब्राह्मण की जगह केवल भूमिहार लिखे जाने से समाज में तीव्र आक्रोश है। इसे अपनी सांस्कृतिक अस्मिता पर हमला माना जा रहा है। भूमिहार ब्राह्मण समाज ने 7 अगस्त 2025 को मुजफ्फरपुर में विराट जन आक्रोश यात्रा की घोषणा की है। संयोजक डॉक्टर विजेश कुमार ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में 10 सूत्री मांगे रखी, जिसमें जातीय सूची में भूमिहार ब्राह्मण नाम दर्ज करना, अलग जातीय गणना, सरकारी योजना में समावेश और प्रमाण पत्रों में सही नाम सुनिश्चित करना शामिल है। डॉक्टर विजेश ने कहा, यह सिर्फ शब्द नहीं, हमारी पहचान है। सर्वे में ब्राह्मण शब्द हटाना सुनियोजित षड्यंत्र है। समाज का आरोप है कि सरकार उनकी सांस्कृतिक विरासत मिटाने की कोशिश कर रही है। यात्रा को व्यापक समर्थन जुटाने के लिए 900 गांव में जनसंपर्क पैच। यात्रा में व्यापक समर्थन जुटाने के लिए 900 गांव में जनसंपर्क और 385 स्थानों से टीम की रवानगी की तैयारी की जा रही है। अनुमान है कि 25,000 से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम शुरू किए हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी से बेचैनी बढ़ रही है। 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक होने से यह मुद्दा राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। यह अब केवल सर्वे की गलती नहीं, बल्कि सम्मान और अस्तित्व का सवाल बन चुका है। देखिए, बिहार सरकार ने जो जातीय सूची बनाई उसमें भूमिहार ब्राह्मण जाति को छोड़ दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने बिहार सरकार से आग्रह किया है कि भूमिहार ब्राह्मण को इस जातीय सूची में जोड़ा जाए। हम लोगों ने बार बार, यहाँ तत्कालीन डीएम प्रणव कुमार जी थे, उनको हमने ज्ञापन दिया, यहाँ तत्कालीन कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया, फिर विभागीय सचिव और चीफ सेक्रेटरी तक सबको हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब अंत में हम लोग थक हार कर हम लोगों ने एक जनाक्रोश यात्रा निकालने का निर्णय लिया। यह जनाक्रोश यात्रा 7 अगस्त को बाबू लंगट सिंह जी की भव्य प्रतिमा जो एलएस कॉलेज में अवस्थित है, वहाँ से यह यात्रा शुरू होगी और कलमबाग चौक होते हुए, ओवरब्रिज, मोती झील, कल्याणी चौक होते हुए, जवाहरलाल रोड होते हुए, सरैयागंज टावर और फिर हम लोग समाहरणालय जाएंगे और एक बार पुनः जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि हम लोगों का नाम, हमारे जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण जो जातीय सूची में छूट गया है, उसे जातीय सूची में जोड़ दिया जाए। हम लोगों के खतियान में भूमिहार ब्राह्मण जाति अंकित है। अभी जो सरकार मालगुजारी की रसीद दे रही है वह दूसरे जाति के नाम से दे रही है, भूमिहार नाम से दे रही है। हम भूमिहार नहीं हैं, हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, क्योंकि हमारे खतियान में भूमिहार ब्राह्मण अंकित है। इसलिए हम दूसरे जाति का नाम स्वीकार नहीं कर सकते। ना ही केंद्र सरकार को और ना ही किसी राज्य सरकार को जाति का नाम बदलने का अधिकार है। सरकार हमारी जाति बदल ही नहीं सकती। इसलिए हमने सरकार से आग्रह किया है कि हमारी जाति को आप जातीय सूची में जोड़ें, अन्यथा हम लोग मुजफ्फरपुर से पटना पैदल मार्च करेंगे और ज़रूरी हुआ तो हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारे जाति को जातीय सूची में शामिल करना पड़ेगा। अन्यथा सरकार जाति को ख़त्म ही कर दे। जाति की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मानव जाति एकमात्र जाति है। लेकिन अगर जातीय व्यवस्था सरकार रखती है तो फिर हमारी जो जाति है, भूमिहार ब्राह्मण जाति है, उसे बरकरार रखे, उससे कोई छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब भूमिहार ब्राह्मण रहना चाहिए। हमारी जाति भूमिहार ब्राह्मण ही है। देखिए, ब्राह्मण वर्ण है और उस वर्ण में 37 अलग अलग जातियां हैं, जिसमें से एक हम भूमिहार ब्राह्मण भी हैं। भूमिहार ब्राह्मण एक जाति है, यह हम लोगों के खतियान में अंकित है और वह खतियान हमने अपने आप से तो नहीं लिख लिया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हमने अपने आप तो नहीं बनाया। इसी सरकार ने, बिहार सरकार ने जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट हमें दिया उसमें भूमिहार ब्राह्मण अंकित है, जो खतियान हमें दिया उसमें भूमिहार ब्राह्मण अंकित है। तो अब उससे छेड़छाड़ की क्या आवश्यकता है? ये सरकार की दुर्भावना है, पूर्वाग्रह से ग्रसित यह सरकार है और हम लोगों को
हमारा अस्तित्व खत्म करना चाहती है। हमारे अस्तित्व पर सरकार ने प्रहार किया है, हम अपना अस्तित्व खत्म नहीं होने देंगे। हम शुरू से भूमिहार ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आगे भी भूमिहार ब्राह्मण ही रहेंगे। सरकार को जो सरकार ने छोड़ दिया है उसे जातीय सूची में शामिल करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने ये जनाक्रोश यात्रा निकाला है। आपके माध्यम से एक बार पुनः हम लोगों ने पूरे जिले का सघन दौरा किया है। 16 प्रखंड में हमारी 16 टीम घूम रही थी। हमने 385 पंचायत के लगभग 900 गांवों का दौरा किया है और हर गांव से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। सब लोगों ने कहा है कि वो तन मन धन से हम लोगों के साथ हैं और हमें उम्मीद है कि इस जनाक्रोश यात्रा में लगभग 25,000 लोग शामिल होंगे। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने लगा हुआ है, विराट भूमिहार ब्राह्मण परिषद के द्वारा आहूत है। पिछले विगत 3 वर्षों से ये संगठन समाज के लिए कार्य कर रहा है। अभी समाज पे एक बहुत बड़ा आघात इस निरंकुश एनडीए नीतीश सरकार और विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। 2 वर्ष पहले जातीय जनगणना करके ये सरकार एक स्कीम लाई थी और बिहार में जातीय जनगणना हुई है। हमारे कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर BS बाबू ने और हमारे बगल में वरिष्ठ गार्जियन कानूनविद शंभू बाबू बैठे हुए हैं। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मिंटू बाबू बैठे हुए हैं। हमारे बाएं तरफ खबड़ा पंचायत के निर्वाचित मुखिया पंकज बाबू बैठे हुए हैं। मैं मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को आप चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से यह ताकीद कर देना चाहते हैं कि ये वही समाज है, ये वही परशुराम के वंशज हैं जिनको भगवान स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अन्नदाता के रूप में भगवान कहा था। हम जय जनेरा जमीन के लिए जाने जाते हैं। इस समाज का 80% योगदान है इस धरती पर अन्न उपजाने में। मुजफ्फरपुर जिला और सूबे बिहार के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा को समग्र समाज के लिए आहुति देने में आज ये एनडीए की अहंकारी नीतीश सरकार और विपक्ष में बैठा यह तेजस्वी यादव, जो जिसके पिता ने इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को जाति सूचक शब्द के नाम से एक मुसहर कहा था। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आप अपने आर्काइव के वीडियो गूगल में जाइए और सर्च कीजिए कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को लालू प्रसाद ने किस शब्द से संबोधित किया था। और यह सरकार कहती है कि जाति सूचक शब्द बोलने पर आप पर केस हो जाएगा। लालू प्रसाद जी पर तो केस किया नहीं गया। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया था लालू प्रसाद जी को? मेरे हाथ में इस बिहार के 2023 के जाति जनगणना का लिस्ट है। बिहार के इस सरकार ने 215 जातियों का लिस्ट दिया है, जबकि मेरे अध्ययन में हमने जो अध्ययन किया है, हमने जो संग्रह किया है, बिहार में कम से कम 400 जातियां हैं। मूल रूप से हमारा समाज और हम जिस जाति से आते हैं उसको भूमिहार ब्राह्मण जाति कहा जाता है। इस सरकार ने द्वेषतापूर्ण अपनी संख्या बढ़ाने के लिए मेरी जाति को और हमको मेरे बसियत के साथ खिलवाड़ कर रही है और मेरे जाति को छत बिछत करने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया है। लोकतंत्र लोकहित समाज से होता है, समाज के लिए होता है। इस जाति में इस सरकार ने अपनी जाति की संख्या बढ़ाने के लिए अपने जाति के आगे 8-8 जाति को समाहित किया है, क्योंकि उनकी संख्या बल बढ़ जाए। लोकतंत्र संख्या बल का गणित है, उसी से लोकतंत्र चलता है। और हमारी जाति, जिस जाति ने जिस समाज को शिक्षा से लेकर समाज के समग्र विकास में जिनका सबसे अधिक योगदान है, उसको छत बिछत करने के लिए मेरे वसीयत के साथ, मेरे डॉक्यूमेंट के साथ, सरकार द्वारा निर्गत डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट समाज ने निर्गत नहीं किया है। 1962 से लेकर 1972 तक मेरे शैक्षणिक एजुकेशनल सर्टिफिकेट में, मेरे वसीयत में, मेरे जाति में सामान्य वर्ग लिखा जाता है, मेरे जाति में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाता है। आज 2025 में क्या स्थिति है? भूमिहार ब्राह्मण को छत बिछत कर दिया गया, मेरे वर्ग को हटा दिया गया। मेरा इस सरकार से, आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह आग्रह है कि विराट भूमिहार ब्राह्मण परिषद 7 मार्च को बाबू लंगर सिंह के प्रांगण से जनाक्रोश मार्च निकाल के उनके चौखट तक एक ज्ञापन देगा। सरकार अगर मेरे इस अपने त्रुटि में सुधार नहीं करती है तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने को यह समाज तैयार है। संत रविदास महासंघ के बैनर तले सोमवार को मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड बड़ा जगन्नाथ पंचायत सिपापुर में 50 वर्षों से रह रहे 75 से 80 परिवारों के विस्थापन के विरोध में समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इन परिवारों के लिए विस्थापन से पुनर्वास और आवास की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदेश प्रभारी फेकू राम ने धरने को संबोधित करते हुए कहा,
सरकार की नियम है कि बेघरों को आवास और भूमिहीनों को भूमि दी जाए, फिर प्रशासन किस आधार पर इन परिवारों को जबरन विस्थापित कर रही है? हम इससे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश महासचिव जयमंगल राम ने कहा, हमने जिला प्रशासन को कई बार लिखित आवेदन दिया, लेकिन भूमिहीनों को अब तक कोई सहायता नहीं मिली। यह दलित और अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार की उदासीनता दर्शाती है। हम मांग करते हैं कि इन परिवारों को तत्काल भूमि और आवास दिया जाए, अन्यथा हम निर्णायक संघर्ष करेंगे। कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार राम, चंदेश्वर राम, राजेश रंजन, मिंता देवी, अनवर बैठा, शोभा देवी, राधा देवी, विकास कुमार, रेहान खातून, मोहम्मद नूर आलम सहित अन्य ने संबोधित किया। सभी ने एकजुट होकर न्याय और पुनर्वास की मांग दोहराई। यह धरना प्रभावित परिवारों की आवाज को मजबूत करने और प्रशासन को चेतावनी देने का प्रयास था। यह धरना पर बैठने का एक उद्देश्य है, जो हम लोग बहुत पहले से वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। ग्राम बड़ा जगन्नाथ पंचायत में, वार्ड हो गया सिपापुर ग्राम हो गया, वार्ड 4 हो गया, जिसमें हम लोग वर्षों से हम लोग घर बना के रह रहे हैं। 1994 में हम लोग को इंदिरा आवास के तहत घर भी बनाया गया और आज चौड़ीकरण के वजह से हम लोग को घर को उजाड़ा जा रहा है। हम लोग को पूरे घर को उजाड़ दिया गया है। ये बरसात का समय में हम लोग बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे? मैं डीएम साहब से मांग करता हूँ और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि हम लोगों को कहीं बसा दिया जाए, फिर यहाँ से उखाड़ दिया जाए। हम लोग उखाड़ने के लिए तैयार हैं। संत रविदास महासंघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, जो मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत है, ग्राम सिपापुर में कम से कम पिछले 50 वर्ष से गुजर बसर कर रहे हैं लोग रोड किनारे। मैं 2018 से इसका लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन डीएम साहब सुनने के नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पहले भी डीएम थे और आज भी डीएम है। इन लोग के कान में गूंज हो चुके हैं। इसी चलते जितने भी पीड़ित परिवार है, जो भूमिहीन परिवार है, उनको लेकर के आए हैं डीएम साहब के गूंज निकालने के लिए, ताकि एक बार बिहार सरकार घोषणा करते हैं जितने भी भूमिहीन है उनको 5-5 डिसमिल जमीन और आवास बना के दिया जाएगा। लेकिन आज कुल रोड निर्माण निगम द्वारा जबरन हटाया जा रहा है, जिसमें 1994 में इंदिरा आवास मिला था। जब भूमिहीन था तो इंदिरा आवास किस आधार पर दिए थे? जब इंदिरा आवास दिए तो हटाने का राइट नहीं है। किसी का इंदिरा आवास दे करके घर से बेघर कर रहे हैं। इस बरसात के मौसम में छोटे छोटे बाल बच्चा लेकर के कहाँ जाएंगे? इस चलते मैं जिला अधिकारी जी को चेतावनी देने आया हूँ, अगर आप जिला के मालिक हैं तो एक बार बसाने का काम करें अथवा उजाड़ने का काम नहीं करेंगे। अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपका भी जिला अधिकारी कार्यालय में मिर्चाई का दुकान दूंगा। और मैं अनशन पर बैठा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं सुनते हैं तो मैं, अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं की जाती तो हमारी मांग के पूरे अगर नहीं होती है तब मैं आत्मदाह करेंगे, जितने भी भूमिहीन परिवार है सब मिलकर के। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार, भाई बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और रक्षा के बंधन का प्रतीक। यह पर्व हर वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है और भाई बदले में बहन की रक्षा का वचन देता है। इस वर्ष रक्षाबंधन 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। कलबाग रोड स्थित फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर पंडित प्रभात मिश्रा ने बताया कि 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:23 तक रहेगी। यह राखी बांधने का उत्तम समय है। इस बार विशेष योग्य भी है, क्योंकि भद्रा का प्रभाव 8 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस पूर्णिमा भद्रा का छाया नहीं पड़ने से सूर्योदय से सूर्यास्त तक रक्षाबंधन बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर पाताल लोक से भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ लाने का उपाय खोजा था। इसके अलावा श्री कृष्ण को द्रौपदी ने राखी बांधी थी, जिसके बाद से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। क्या कुछ शुभ मुहूर्त है? इस बार जो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है वह सुबह से लेकर के 1:23 तक पूर्णिमा रहेगी 9 तारीख को। तो 9 अगस्त शनिवार के दिन इस बार रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाएगा। इसमें दिन में 1:23 तक जो है पूर्णिमा रहेगी। वहीं श्रवणा नक्षत्र 3:29 तक प्राप्त है। तो श्रवणा नक्षत्र के बाद भदवा प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए
लोग जो है इसके बाद रक्षाबंधन नहीं कर सकेंगे। अच्छा इसलिए इस बार का रक्षाबंधन है चूँकि इस बार भद्रा का जो छाया है वह इस पूर्णिमा पर नहीं है, इसलिए इस बार का रक्षाबंधन जो है सुबह से लेकर के और 1:23 तक पूर्णिमा है, उसके अंदर में रक्षाबंधन करें। ऐसे तो शाम तक भी लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक कर सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इससे जो जुड़ी हुई कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसके विषय में ये है कि ये राजा बलि के समय से, जब राजा बलि को प्रथम बार महालक्ष्मी जो है वह रक्षा सूत्र बांधी थी और भगवान विष्णु को वहाँ से जो है वह आज़ाद कराई थी, तो उससे जुड़ा हुआ है। और इसमें मंत्र में भी आता है, ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपदनामे रक्षे माचल माचल। तो राजा बलि के समान दानी कोई नहीं था, ऐसी मान्यताएं हैं और ऐसी कथा भी है। और इसी परंपरा को लेकर के कृष्ण भगवान को द्रौपदी भी जो है, कृष्ण भगवान की उंगली कट गई थी तो अपनी साड़ी की कोर बांध फाड़ करके वह बांधी थी। तो उस समय भी जो है जब द्रौपदी को उस भरी सभा में चीरहरण के समय कोई नहीं बचाने आया तो वह अपने भाई को याद की, अर्थात भगवान को याद की। उस समय भगवान उपस्थित होकर के उसकी लज्जा की रक्षा की है। तो यह कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी भाई बहन या का प्रेम जो है वह अटूट होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए और उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए आपको हर समय खड़ा रहना चाहिए। आज के दिनों में जो है ये सब डिजिटल चीज़ आकर के जो है हमारे समाज को भ्रष्टता की ओर ले जा रहा है। ये सब चीज़ से जो है बचना चाहिए आदमी को। और ये रक्षाबंधन पर यह संकल्प लें कि हम अपने परिवार के प्रति, हम अपने भाई बहन और परिवार के प्रति समर्पण रहेंगे और श्रद्धा रखेंगे, तो यह रक्षाबंधन जो है सटीक। चुनाव के बाद जहां कई जनप्रतिनिधि गायब हो जाते हैं, वहीं मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के सरैया पंचायत के मुखिया सरोज कुमार लगातार जन सेवा में जुटे हैं। रविवार को उन्होंने पिपरा असली में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कर फिर यह साबित कर दिया कि सेवा ही उनका धर्म है। पटना, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने कैंसर, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों की जांच की और दवाएं मुफ्त में दी गई। यह कोई पहला आयोजन नहीं था। कोरोना काल से लेकर हर वर्ष स्वास्थ्य व नेत्र जांच शिविर आयोजित कर वे जनता के दिलों में बस चुके हैं। लोग कहते हैं अगर जनप्रतिनिधि ऐसा हो तो गांव में अस्पताल की जरूरत ना पड़े। ये आज का जो चिकित्सा शिविर बसरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत ये चीज़ उनके बैनर तले ये चला है। और अभी के समय में तो समय काफ़ी है, अभी बचा हुआ है और बारिश का भी माहौल है। तपर भी लगभग 150 के आसपास में अभी तक ले दिखा गया है और अभी आप मरीज लोग भी पहुंच भी रहे हैं। हमेशा आप सामाजिक काम करते रहते हैं? हाँ, ये तो चीज़ होते रहता है हमेशा। सामाजिक कार्य जनता के बीच में ये चीज़ को करना अच्छा लगता है। लगता है कि समाज में बहुत से कम ऐसे जनप्रतिनिधि है जो सामाजिक कामों के लिए तत्पर रहते हैं और उसमें आप ये मेरे काम की बदौलत ही जनता मालिक हमें इस जगह पे लेकर आए हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं काम को करूं। मैं चुनाव से पहले भी ये चीज़ को मैं करता हूं और करते आया हूं। सामाजिक काम आप करते हैं, कैसा फीलिंग होता है? कैसा? मुझे बहुत गर्व फील होती है कि हाँ, हम भी मतलब समाज में कुछ सहयोग करते हैं और जनता का बनाया हुआ है ये चीज़ है जो हम इस लायक हमको लोग बनाया और हम इस चीज़ को करते हैं। कैसे मरीजों का इलाज हुआ है? क्या यहाँ पर आपका बीपी, शुगर, हार्ट से संबंधित इलाज था और इसमें कैंसर स्पेशलिस्ट भी आए हुए थे जिसका जांच वगैरह किया गया था। हेपेटाइटिस बी वगैरह का मतलब जांच भी किया गया है। जिनको उस टाइप का है उनको मेडिसिन भी दिया गया है। आज बसरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा पिपरा असली ग्राम पंचायत सरैया
प्रखंड साहेबगंज मुजफ्फरपुर में निःशुल्क मेडिकल जांच एवं निदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 100 से ऊपर मरीजों का निःशुल्क जांच एवं उन्हें दवा दी गई। हमारे आयोजनकर्ता यहाँ के मुखिया सरोज कुमार जी का सहयोग सक्रिय रहा। आज हमारे साथ एक सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर अभिषेक चौधरी प्रशांत, पटना के विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार अभिषेक और मैं 4 डॉक्टर यहाँ लगातार इन लोगों की सेवा करने में संलग्न रहे। क्या कोई गंभीर भी रोगी देखने को मिला है? हृदय रोग के गंभीर रोगी भी मिले, जिसको डॉक्टर पारस हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर के इंचार्ज डॉक्टर अभिषेक चौधरी ने देखा। और यहाँ की और विभिन्न तरह के बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, महिलाओं में खून की कमी की बीमारी, पेट खराबी की बीमारी, लीवर की बीमारी का निदान हुआ। मैं डॉक्टर परमेश्वर ओझा, सबको दवा दी गई। सावन की आखिरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर शहर के साहू पोखर प्रभात सिनेमा चौक के सामने बालाजी परिवार द्वारा एक भव्य निःशुल्क कांवड़िया शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांवड़ियों के लिए सुबह दही चूड़ा और चना सत्तू का नाश्ता, दोपहर में भंडारा और संध्या में शाहू पोखर घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिव भक्त कृष्णा बम, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता, प्राचार्य ममता रानी, समाज सेवी अनीता देवी और आशा देवी उपस्थित रही। बालाजी परिवार की महिला मंच प्रभारी अनीता कुमारी के ने अतिथियों का अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत किया। इसके बाद बालाजी हनुमान मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य उपेंद्र मिश्रा और सुजीत मिश्रा ने साहू पोखर घाट पर शिव गंगा के नाम से विख्यात भव्य गंगा आरती संपन्न की, जो मनमोहक थी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.